हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 201 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? ए चिकनगुनिया, बी लीशमानियासिस, सी जापानी एन्सेफलाइटिस, डी कॉलरा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। यहाँ पर जो कॉलरा है यह बैक्टर जनित रोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कॉलरा है। अब देखिए, हमारे भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसको कहते हैं NVVDCP, जिसका अर्थ होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें 6 बीमारियों को सम्मिलित किया गया है बचाव के लिए, जैसे चिकनगुनिया, लीशमानियासिस, जापानी एन्सेफलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, डेंगू और मलेरिया। ये सभी बीमारियां वेक्टर जनित होती हैं जो मच्छर या मक्खी के काटने से फैलती हैं। इस प्रकार से जो कॉलरा है ये वेक्टर जनित रोग नहीं है, क्योंकि यह एक विब्रियो कॉलरी कीटा वायरस से, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वेक्टर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए किस कार्यक्रम को चलाया है? NPCI, NVVDCP, NRHM, JSSK। देखिए, अभी हाल ही में आपको बता दिया गया है कि भारत सरकार ने वेक्टर बॉर्न डिजीज जो कि 6 होती हैं उनको रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है NVVDCP, इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेस्ट डिस्पोजल की किस हीट ट्रीटमेंट विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, क्लोरोलिसिस, पायरोलिसिस। जब किसी वेस्ट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में डिस्पोज किया जाता है तो इसको हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What advice is given to a pregnant woman about the requirement of folic acid? गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की आवश्यकता के बारे में क्या सलाह दी जाती है? 300 माइक्रोग्राम पर डे, 500 माइक्रोग्राम पर डे, 120 माइक्रोग्राम पर डे या 200 माइक्रोग्राम पर डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 500 माइक्रोग्राम पर डे। गर्भवती होने से पहले 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक पर डे 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड टैबलेट देना चाहिए। अच्छा, ये फॉलिक एसिड जो होता है, तो फॉलिक एसिड करता क्या है कि जो महिलाएं फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं तो उनमें कभी कभी बच्चों में देखा गया है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इसलिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी बीमारियों को रोकने के लिए फॉलिक एसिड अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is a group approach in health communication? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार में समूह दृष्टिकोण है? पोस्टर्स, होम विजिट, फॉल्क मेथड्स, पैनल डिस्कशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पैनल डिस्कशन करेक्ट आंसर है। ये स्वास्थ्य संचार में एक क्या है, समूह दृष्टिकोण या ग्रुप अप्रोच होती है। तो आपस में जब पैनल में एक वार्ता होती है तो इसको हम लोग पैनल डिस्कशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Among the following, identify the food standards for international markets. निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए खाद्य मानकों की पहचान करें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एगमार्क स्टैंडर्ड्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, PFA स्टैंडर्ड्स। देखिए, जब बात होती है, भारत सरकार एक खाद्य के लिए मानक निर्धारित किए हैं जिसको हम लोग एगमार्क कहते हैं। ऐसा ही एगमार्क अंतरराष्ट्रीय बाजारों में
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है FAO। FAO का अर्थ होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज द राइट आंसर। अब इसमें जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक इंटरनेशनल खाद्य मानक निकाय है और इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1963 में गठन किया गया था। संयुक्त रूप से खाद्य और कृषि संगठन और WHO द्वारा उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो स्टैंडर्ड लगाने के लिए या स्टैंडर्ड देने के लिए किस प्रकार का इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड होना चाहिए खाने में, तो उसका ये जो मानक है, ये मानक आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक सेल्स सीक्रेट ग्लूकेगॉन? निम्नलिखित में से कौन सी पैंक्रियाटिक सेल द्वारा ग्लूकेगॉन निकलता है? डेल्टा सेल, गामा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल। देखिए, बात करते हैं जब पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज इस प्रकार से ये लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है और ये पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में 3 भाग होते हैं, एक तो हेड और दूसरा जो उसका पार्ट होता है मिड और टेल। अब पैंक्रियाज का जो टेल पार्ट होता है, इस टेल पार्ट में अल्फा बीटा गामा सेल्स पाई जाती हैं जिनसे अनेक प्रकार के, जिससे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से जो पूछा गया है, ग्लूकेगॉन के बारे में पूछा गया है, तो ग्लूकेगॉन निकलता है अल्फा सेल से। अब ये ग्लूकेगॉन करता क्या है कि जब भी आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, तो उस ग्लाइकोजन पर यह अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगॉन क्रिया करके इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी की जो भी एनर्जी नीड्स है उनके लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अल्फा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइना पेन के दौरान ECG की निम्न में से कौन सी फाइंडिंग पाई जाती है? ST डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन, प्रोमिनेंट P वेव, बोथ A एंड B। जब भी एंजाइना पेन की बात होती है तो ECG में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। यह परिवर्तन होता है किस प्रकार से कि एक तो होगा ST सेगमेंट में डिप्रेशन और दूसरा होगा T वेव इन्वर्जन, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन ये सही हैं। अब इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग अभी देखेंगे। ये एक फिगर दिया गया है ECG का, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ECG है यहाँ पर और ये ST डिप्रेशन वाला ECG यहाँ पर दिया गया है जिसपे आसानी से ये P, Q, RS और T। अब यहाँ पर जो ये ST जो डिप्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राफ से नीचे ये डिप्रेशन हो रहा है ST सेगमेंट में, इसलिए एक तो ये देखने को मिलेगा कि जब एंजाइना पेन होगा तो ECG में ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो टी वेव है इसमें भी इन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसे कि अभी मैंने बताया है ऊपर कि यहाँ पर जो टी वेव है ये इस प्रकार से होती है, सीधी ऊपर की ओर उठी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई है, इसलिए इसको दो बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एंजाइना पेन में, इन्वर्टेड टी वेव और ST डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which antigen is present in blood group AB? Option A antigen B, antigen O, antigen A and antigen B, antigen A। एक ऐसा आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जब ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। तो यहाँ पर जो AB ब्लड ग्रुप से संबंधित बात होती है तो AB में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, A और B, और B में B एंटीजन पाया जाएगा, A में A एंटीजन पाया जाता है।
और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी को ब्लड दे सकता है और ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The satellite freight city is being developed near of the following cities: न्यू दिल्ली, ओडिशा, गुड़गांव, कोलकाता। तो सैटेलाइट फ्रेट सिटी किस सिटी में विकसित करने की योजना भारत सरकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में सैटेलाइट फ्रेट सिटी विकसित करने की योजना है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट को इनमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं? ऑप्शन ए प्रीलोड, बी मायोकार्डियल रिलैक्सेशन, सी आफ्टर लोड, डी हार्ट रेट। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो जब भी कार्डियक आउटपुट निकालना हो, फाइंड करना हो, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये तो एक फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट निकालने का, लेकिन इसमें जो फैक्टर इसको प्रभावित नहीं करेगा, यह प्रभावित फैक्टर होगा हार्ट रेट, सॉरी मायोकार्डियल रिलैक्सेशन, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मायोकार्डियल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the recommended dietary allowance of iron for an adult woman? 21 mg per day, 15 mg per day, 35 mg per day, 18 mg per day. Correct answer is option D, 18 mg per day होगी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एक एडल्ट वोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज में स्ट्रेस निम्न में से किस प्रकार का रिस्क है? मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, नन। देखिए कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात हो रही है, तो ये कोरोनरी आर्टरीज में जब किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाता है तो उसमें होता क्या है कि ये हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज इस प्रकार से होती हैं, एओर्टा से निकलती हैं और ये इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती हैं, एक लेफ्ट साइड जाती है, एक राइट साइड जाती है और एक चारों तरफ से घेर करके चलती है। जब कभी इसमें प्रॉब्लम आती है, प्लाक जमा होता है या कोई अन्य प्रॉब्लम आ गई है, तो हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी हद तक हो जाती है। अब इसमें एक बात हम लोगों से जो पूछी गई है स्ट्रेस से संबंधित है। तो स्ट्रेस एक प्रकार का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, कंट्रीब्यूट करता है, जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल फ्लूइड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट सेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड और जो सीएचएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, ये जब बात की जाए तो जैसे 70 केजी का एक व्यक्ति है, उसमें 42 लीटर तो वाटर होगा। अब इस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है, पहली बात तो जो फ्लूइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है ऐसा फ्लूइड जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाए, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है ऐसा फ्लूइड जो कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाए या कोशिका के बाहर पाया जाए। अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा और ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। तो इस प्रकार से जो ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक टोटल बॉडी वेट का लगभग ये 2.5% माना जाता है, होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका जो बी सही है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड होते हैं कौन कौन? प्लूरल फ्लूइड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिनेरिया टेंट है हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर,
rod-shaped steel dilators, a cloth to cover patient during procedure, none of the above. लेमिनेरिया टेंट यहाँ पर एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर होता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर करता क्या है कि जब भी इसको वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है तो वहां पर जो चारों तरफ से ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो इसका जो काम होता है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए या जो भी उसमें सर्विक्स को डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो यहाँ पर यूट्राइन कैविटी के माध्यम से जो यूट्रस होती है, गर्भाशय होती है, उस तक पहुंच आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है, लेमिनेरिया टेंट एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर होता है।